मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रेडिट पे। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं इसके पहले बात करूँ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और ये जो आज मैं लाया हूँ वो लाया हूँ तीसरा लेक्चर है इकोनॉमिक्स का जो कि बेस्ड है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। ये टॉपिक देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट तो देखने में काफ़ी छोटा लगता है ना? बट जब आप इसके अंदर जाते हो तो काफ़ी डीप में जाते हो तो काफ़ी इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है ना? और इस टॉपिक से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो आप बात कर लो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात कर लो, सीजीएल की बात कर लो, ठीक है? या फिर आप यूपीएससी की बात कर लो, तो इस टॉपिक से कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बारे में जो कुछ भी बन सकता है, जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम देखेंगे, है ना? उम्मीद है कि इस वीडियो को देखते हुए आपको कोई भी किसी तरह की भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना? बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो कुछ भी हमारी तरफ से वीडियो जाए, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नए लेक्चर को जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ना उसकी बेसिक्स को समझते हैं, है ना? तो सबसे पहले अभी मैं समझूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। आपके स्क्रीन पे जो है काफी सारे फोटोज नजर आ रहे होंगे, इट मीन्स व्हाट। पहले फोटो में आप देखोगे वहां पे क्लियर लिखा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? दूसरे फोटोज में भी क्लियर लिखा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरे फोटोज में देखोगे आप तो सारे लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और एक सिंगल जो पर्सन है वो इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा है ना। इट मीन्स व्हाट कि नंबर ऑफ पर्सन जो लाइन में लगे हैं वो इंटरव्यू के लिए लगे हुए हैं, है ना। इट मीन्स उनके पास जॉब नहीं है, वो उनके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, दैट्स वाई वो लाइन में लगे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। इकोनॉमी आने से पहले अभी आज का जो हमने अगर लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो आज जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज जो संबोधन दिया है, जो नेशन को एड्रेस किया था उन्होंने, उनमें उस एड्रेस में उन्होंने एक बात बताई कि इंडिया इज अ स्ट्रगलिंग और इंडिया इज वेरी प्यूरिफाइड विद 3 Ds, है ना। उन्होंने 3 Ds का वहां पे जिक्र किया, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ 3 Ds से, है ना। ऐसा तो समझ नहीं आएगा लेकिन एक बार लेक्चर सुनिएगा। उन्होंने 3 तरह के डीज की बात करी। सबसे पहला था उनका कहना डिमांड, ठीक है, कि किसी भी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए 3 चीजों की काफी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ना। 3 जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो 3 फैक्टर्स कौन से थे? सबसे पहला जो था वो डिमांड था, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर था वो डेमोग्राफी था, और तीसरा जो फैक्टर था वो डेमोग्राफी, डिमांड एंड डेमोक्रेसी। ये 3 तरह के जो फैक्टर थे उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी कहने का मतलब सबको पता है ना। डेमोक्रेसी कहने का मतलब सबको पता है कि वैसा कंट्री जहां पे सबके लिए एक जो है सिंपल सा रूल हो, सबके लिए बराबर हो, है ना। एक मतलब अगर लिबरल कोई फेयर है वो सबके लिए हो, है ना। ऐसा नहीं कि छोटे के लिए कुछ और रूल है, बड़े के लिए कुछ और रूल है ना। तो सबके लिए बराबर हो, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, है ना। अच्छा, अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूं तो डेमोग्राफी कहने का मतलब है कि वैसा कोई भी कंट्री जहां पे यंगस्टर्स जो है भरे पड़े हो, है ना। अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 65% पॉपुलेशन सबको पता है कि यंगस्टर्स हैं, है ना। तो यंगस्टर्स वैसे हैं जिनके अंदर स्किल्स हैं, काफी एनर्जेटिक है, ठीक है। तो वैसा कोई भी कंट्री जिसके अंदर इस तरह के जो लोग हैं मिलते हैं, है ना, यंगस्टर्स मिलते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? डेमोग्राफिक, है ना। तो इंडिया में दोनों है, डेमोक्रेसी भी है, डेमोग्राफी भी है। और तीसरा जो आता है डिमांड्स। हमारा इतना बड़ा मार्केट है कि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट ग्रो करेगी। तो हमारे पास इकोनॉमी मजबूत करने के लिए तीनों डीज के लिए काफी सहमत है ना। वी आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद 3 Ds। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट जाने से पहले जो अभी मैं एक बात करने वाला हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर डायरेक्ट मैं बोल दूं तो शायद समझ नहीं आए, है ना। तो इसलिए काफी बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में सबने लेबर फोर्स, किसी ने सुना है क्या होता है लेबर फोर्स, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारा पॉपुलेशन है, सपोज अगर इंडिया की पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो 132 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन है ना। तो क्या आपको लगता है कि 132 करोड़ में 132 करोड़ सारे काम कर सकते हैं? दे आर एबल टू डू द वर्क और दे आर एबल टू डू द इकोनॉमी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे बुढ़े भी हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चे हैं। तो क्या ऐसे काम कर सकते हैं? लोग नहीं कर सकते, है ना। तो सिंपल सा टर्म है हमारा
ठीक है, जो भी आप जानेंगे, ठीक है। सिंपल सा जो अभी हमारा टर्म रहेगा वो रहेगा लेबर फोर्स का। अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसलिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बेरोजगारी। ठीक है, तीसरा जो अभी मैंने बताया कि जिसके बारे में मैं डील कर रहा था कि लेबर फोर्स है ना, लेबर फोर्स किसने बोलते हैं, लेबर फोर्स मैंने क्या बताया कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है ना, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से वो लोग जो कि 15 साल से 65 साल के बीच में आते हैं ना, दोज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हु कम्स इन द एज ऑफ द 15 टू 65, मतलब कहने का मतलब क्या, पॉपुलेशन हमारी 132 करोड़ की, ठीक है, तो 15 से 65 साल के जितने भी लोग होंगे वो क्या है, हमारे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स उन्हें क्यों कहा गया, इट मींस इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमी कर सकते हैं, जो कि काम कर सकते हैं। 15 साल से नीचे के लोगों को क्या काम करवाओगे, 2 साल के बच्चों से काम करवाओगे, नहीं करवाओगे ना। तो मॉस्पी को हम फॉलो करते हुए हम ये पढ़ते हैं कि 15 से 65 साल के बीच में जो लोग भी आते हैं वो लेबर फोर्स है ना। तो लेबर फोर्स कहने का मतलब क्या है कि ये वो लोग हैं, दे आर दोज हु कैन वर्क, ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें लेबर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं अभी यहाँ से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ काफी ज्यादा मैंडेटरी है, अनएम्प्लॉयमेंट को समझने में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगी, है ना। तो लेबर फोर्स क्या होता है, ध्यान दीजिए कि एक वर्ड, लेबर फोर्स क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन का वो पार्ट जिनका एज जो है 15 टू 65 के बीच में आता हो। बहुत सारे बुक्स में 14 टू 64 भी लिखा हुआ है, बट मैं मॉस्पी को फॉलो करते हुए, ठीक है, 15 टू 65 ईयर्स का लेके चल रहा हूँ, है ना। तो वैसा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जिनका एज ग्रुप 15 टू 65 है, या वो लोग जो कि इकोनॉमी कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा वर्ड है वर्क फोर्स, हमने पढ़ा लेबर फोर्स, अब हम पढ़ेंगे क्या, वर्क फोर्स। ठीक है, तो वर्क फोर्स वो होता है कि लेबर फोर्स वो पार्ट हो गया टोटल पॉपुलेशन का जो काम कर सकता है ना, और वर्क फोर्स क्या होता है कि वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, है ना। लेबर फोर्स का वो पार्ट जो कि इकोनॉमी में एंगेज्ड है, किसी भी तरह की इकोनॉमी में एंगेज्ड है, इट मींस कि वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है, उसने हम क्या बोलते हैं, वर्कफोर्स। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, दे आर दोज हु आर बीइंग वर्किंग, ये वो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स मैंने बताया कि पॉपुलेशन का वो पार्ट जो कि काम कर सकते हैं, है ना, जो कि 15 से 65 ईयर्स के बीच में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स। इट मींस दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क। और वर्क फोर्स किसे बोलते हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, दोज हु आर वर्किंग एक्चुअली इन इकोनॉमी, है ना, जो इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, उसने हम क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स। अच्छा, अब एक चीज आप बताओ, मैंने बता दिया आपको, लेबर फोर्स बता दिया, है ना, और मैंने वर्क फोर्स भी बता दिया। अब आप खुद बताओ कि कैन यू गेस व्हाट्स नेक्स्ट विल अपीयर, है ना। अब क्या आप बता सकते हो कि अगला जो टॉपिक है हमारा क्या होने वाला है, एक बार सोचो, ठीक है, फिर मेरे को बताओ। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही है कि अनएम्प्लॉयमेंट। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लेबर फोर्स, हमने पढ़ लिया वर्क फोर्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि तीसरा टॉपिक का नाम ही अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या, बेरोजगार, जो कि काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा, लेबर फोर्स, ठीक है, जो कि काम कर सकते हैं, और ये भी पढ़ा कि जो लोग काम कर रहे हैं। तो जो लोग काम कर सकते हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। वही तो होगा ना जो कि काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने लेबर फोर्स तो ऑलरेडी देख लिया ना कि वो लोग जो कि काम कर सकते हैं, ठीक है, और हमने ये भी देख लिया एक्चुअल वैल्यू में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो निकाल ही सकते हैं ना, ये तो बचपन में हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स कि 6 पता है हमने, और 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ चुके कि लेबर फोर्स वो फोर्स है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो कि काम कर सकते हैं, ठीक है, और वो लोग जो कि काम कर रहे हैं उन्हें वर्क फोर्स। तो दोनों को अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब इतने लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी ये नहीं समझ आया तो फिर मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है, वो जो कि अगली स्लाइड में होगा, तो बिल्कुल आप वीडियो के साथ बने रहें। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब हमने कुछ पढ़ा है तो रेट के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि सबने 10th पास आउट किया है, ठीक है, अगर मैं बोलूं किसी को कि आपके 10th में इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, तो कोई बोलता है 80 मार्क्स, ठीक है ना, 80 मार्क्स बोलता है, ठीक है। अगर मैं यही बोल दूं कि कितना परसेंट है आपका, ठीक है, तो कोई बोलता है क्या, 80% है, ठीक है, तो परसेंटेज निकालना भी जरूरी होता है ना। तो सेम उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट तो हम जान गए, बट अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंट क्या है, रेट क्या है ना, उस लॉजिक को भी हम समझेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट मींस व्हाट, जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि इंग्लिश में आपके 80 मार्क्स आए, कितने में से आए, 100 में से आए। क्यों आए 100 में से, क्योंकि उसका ओवरऑल जो था
ओवरऑल जो मार्क्स थे, मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो 100 थे, है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या होगा? नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्या टोटल पॉपुलेशन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी हैं, जो काम ही नहीं कर सकते, उनको मैं कैसे ले लूंगा, है ना? तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, क्योंकि ये तो वही लोग हैं ना जो कि काम कर सकते हैं, उन्हीं में से तो अनएम्प्लॉयमेंट निकला है ना? तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, है ना? दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वैसा परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज नॉट एम्प्लॉयड, ओके, द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज नॉट एम्प्लॉयड टू द लेबर फोर्स, वैसे लोग जो कि एम्प्लॉयड नहीं है, किससे? लेबर फोर्स से, उसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने एम्प्लॉयमेंट रेट लिख दिया है, ठीक है? तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। अच्छा, मैंने अभी बताया कि शायद आपको समझ नहीं आया हो, है ना? तो इसके लिए, हालांकि आ गया हो, बट कुछ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डाउट लेके जाना ही नहीं है ना? बेहतर है कि अगर मैं एग्जामिनेशन में बैठूं तो बिल्कुल अपने डाउट्स को क्लियर करके बैठूं, ठीक है? तो अब मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, जो कि जैसे ही मैं एग्जांपल आपके स्क्रीन पे लाऊंगा ना, बिल्कुल आप बोलोगे बिल्कुल सर क्लियर है, ठीक है? तो बढ़ते हैं उस एग्जांपल की ओर। सो मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए कि टोटल पॉपुलेशन, मैं अपने कंट्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की ही बात करेंगे ना। तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है कितना, 132 करोड़, है ना? तो टोटल पॉपुलेशन में लिख दिया 132 करोड़, ठीक है? अब मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, एक सपोजिशन लेके चल रहा हूँ कि वैसी पॉपुलेशन जो कि 15 टू 65 ईयर्स के बीच में कितने लोग होंगे, है ना? 15 से 65 साल के बीच में कितने लोग होंगे? टोटल पॉपुलेशन तो हमने लिख दिया 132 करोड़, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूँ कि पॉपुलेशन, वैसी पॉपुलेशन जो कि 15 से 65 साल के बीच में, वो कितने लोग होंगे? मैंने सपोज करके चला, मान लो 80 करोड़ जो है। अच्छा, ये एग्जांपल किस लिए दिया हूँ मैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं एग्जांपल इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप अनएम्प्लॉयमेंट को समझ सको, है ना? इस एग्जांपल का ओवरव्यू का मतलब ही है कि मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड समझा सकूं कि अनएम्प्लॉयमेंट निकला कैसे, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। तो अब टोटल पॉपुलेशन मैंने बात कर ली 132 करोड़ की है हमारी इंडिया की। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 15 से 65 साल के कितने लोग हैं, क्योंकि यही तो लेबर फोर्स है ना। ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड नंबर लाइन है, 15 टू 65 का, यही तो हमारा लेबर फोर्स है, ठीक है? ये 15 टू 65 के जितने भी लोग हैं हमारे, यही तो लेबर फोर्स है ना। इसलिए मैंने लिखा है कि वैसे पॉपुलेशन जो कि 15 से 65 साल के बीच में आ रहे हैं, वो कितने हैं? 80 करोड़ मान लिया हमने, ठीक है? जो हमारा क्या होगा? लेबर फोर्स। अब मैं बात करता हूँ टोटल वर्किंग पीपल, ठीक है? अब कितने लोग इसमें से काम करते हैं, है ना? कितने लोग इकोनॉमी मेंटेन कर रहे हैं, वो मान के चला मैंने। अब 80 करोड़ काम करने वाले लोग हैं, ठीक है? 80 करोड़ लोग काम कर सकते हैं, इसका ये तो मतलब नहीं है कि 80 करोड़ के 80 करोड़ काम ही कर रहे हैं। इट मींस कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, है ना? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट, तो सबको पता है कितने नीचे आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम निकाल रहे हैं क्या? टोटल वर्किंग पीपल, है ना? अब मान लो कि 80 करोड़ टोटल वर्क लेबर फोर्स है, मतलब 80 करोड़ टोटल काम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में देखा जाए तो 60 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, है ना? तो 80 करोड़ लोग काम कर सकते थे, लेकिन काम कितना कर रहे हैं? 60 करोड़, ठीक है? तो 80 करोड़ क्या हो गया? लेबर फोर्स। 60 करोड़ क्या हो गया? वर्क फोर्स, ठीक है? तो 80 और 60 में से जो 20 करोड़ बचा, वो क्या हुआ? अनएम्प्लॉयड। यही तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना। कर सकते थे और जो कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब 20 करोड़ लोग हमारे पास अनएम्प्लॉयड, है ना? तो एक रेगुलर फिगर हुआ, ठीक है? ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ताकि आप समझ सको कि वर्कफोर्स, लेबर फोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर को बढ़ाते हुए, ठीक है? अच्छा, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मैंने एक वर्ड समझा। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कैसे करते हैं हम, है ना? या अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करता कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट पता कौन लगाता है? ये जो स्टैटिस्टिक्स है, कहाँ से आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कितनी है, कितनी नहीं है ना? कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस चीज को फॉलो करती होगी। तो मैं, और है ना, क्योंकि अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहा हूँ, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें हमने समझनी होंगी, क्योंकि काम में कभी ये नहीं पूछेगा कि हाँ आपने ये चीज पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो सीधे ऑर्गेनाइजेशन का नाम देगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मैं भी लिख रखा है, विच ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर इट, है ना? तो मैंने सीधा सा लिख दिया NSSO, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि निकालता है, स्टैटिस्टिक्स निकालता है कि कितने लोग हमारे पास अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, है ना? तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो आप क्लियर बता सकते हो NSSO, ठीक है? अच्छा, NSSO जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा। जैसे हमने बात करा था मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज, है ना? किसके अंदर आता था? फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के अंदर, ठीक है? तो सेम उसी तरह से ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता ही होगा ना। तो उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मॉस्पी, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इट मींस व्हाट?
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री क्या करती है कि जितने भी तरह के स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जितने भी तरह के ग्राफ्स होते हैं ना, सब कुछ ये मेंटेन करती है। तो हम क्या यहाँ तक समझे क्या कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बेस्ड है जो कि सर्वे करती है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और मिनिस्ट्री कौन सी है जो कि इस सर्वे को खींचती है, इस सर्वे को चलाती है ना। दोनों हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से हम जुड़े हुए हैं ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही मैं अभी पढ़ूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। हमने समझा कि क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन है और एक डिफरेंस है लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का, है ना। तो अब मैं जानूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होती कितनी तरह की है ना। अनएम्प्लॉयमेंट होती कितनी तरह की। अच्छा, जो इसमें कुछ कुछ वैसे जो वास्ट टर्म होंगे ना, जिनकी शायद हिंदी नहीं पता होगी आप लोगों को, शायद मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो सबसे जो पहला अनएम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है, ठीक है, जो सबसे अनएम्प्लॉयमेंट का जो पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है, ठीक है, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ के नहीं बताऊंगा, बट मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, एक कहानी की तरह बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में तुरंत घुस जाए, है ना। तो बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, जो पहला आपका एग्जांपल था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो होता है अदृश्य बेरोजगारी, है ना। वैसी बेरोजगारी जो कि दिख नहीं रही है। अच्छा, अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, इफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्सन इज जीरो, देन इट इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी समझा होगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सर ने क्या बोल दिया, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता सकूं। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब कि अगर वो इंसान जो कि एम्प्लॉयड है, वो काम करे या ना करे, उसे प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, आप वहां पे सेलेक्ट हो गए, आप किसी कंपनी में जा रहे हो, आपकी वजह से कंपनी को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, आपकी वजह से प्रोडक्टिविटी निकल ही नहीं रही, इट मींस व्हाट, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। और बेहतर ढंग से समझाता हूँ कि मान लो कि एक फील्ड है ना, एक फार्मिंग एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें ना 5 लोग 10 लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी काम हो सकता है वहां पे, एक प्लॉट पे 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो प्लॉट है वो 5 लोगों के लिए है कि 5 लोग ही काफी अच्छे से काम कर सकते हैं और बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, है ना। और उसमें हमने क्या करा कि 10 लोगों को जोड़ दिया है। ठीक है, 10 लोग उसी में लगे हुए हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या अगर मैं उनमें से 2 लोगों को हटा दूं तो क्या हमारी प्रोडक्टिविटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या ऐसा है कि काम नहीं हो पाएगा? नहीं ना, होगा। क्यों? क्योंकि वो 5 लोगों के लिए, 5 लोग ही कर सकते हैं आराम से उसको। तो 5 लोग और मैं क्यों दूं, है ना। 5 लोग और मैं क्यों दूं? इट मीन्स व्हाट, दिख नहीं रहा हमें, लेकिन 5 लोग अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनकी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके फादर जमींदार हैं। ठीक है, अब आपके पास 1000 बीघा खेत है। ठीक है, आपके फादर ने बोला कि ये एक काम करो बेटा, ठीक है, जाओ और आप अपने फील्ड को देख के आओ, थोड़ा सा कुछ काम करके आओ। ठीक है, आप फील्ड में गए, देखे वहां पे 1000 लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। ठीक है, आप ये देख के ना आप कहाँ चले गए, आप गए ताश वगैरह की पत्ती वगैरह खेलने लगे, बैठ के आराम से मौज ले रहे हो, है ना, सब कुछ ले रहे हो। तो आप मुझे ये बताओ कि आपके ना काम करने से वहां पे कोई इफेक्ट पड़ा हमारे फील्ड को? नहीं ना। इट मीन्स व्हाट कि आप अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है, आप जहां पे आपके रहने से भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, उसने हम क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आपकी एक छोटी सी दुकान है, तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपकी एक छोटी सी दुकान है। ठीक है, वहां पे 2 लोग ही काफी हैं, लेकिन आप 5-5 लोग बैठे हुए हो उस दुकान पे। तो क्या 5 लोगों के बैठने से क्या दुकान का सेल जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ चला जाएगा? नहीं जाएगा, है ना, वो सेम टू सेम ही रहेगा। तो क्या हो गया, जो 2 लोग काम कर सकते हैं वहां पे 5 लोग बेवजह के बैठे हुए, इट मीन्स व्हाट, 3 लोग तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है वहां पे, है ना। तो वैसे एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य बेरोजगारी। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है, सॉरी, दूसरा जो हमारा टॉपिक है, दूसरा जो हमारा टाइप्स अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी क्या है कि नाम से पता चल रहा है कि खुली बेरोजगारी मीन्स सब जगह बेरोजगारी है। इट मीन्स व्हाट कि अगर आपके पास, ठीक है, आप एजुकेटेड हो, ठीक है, और जो मार्केट में स्किल्स चाहिए एक जॉब के लिए वो भी आपके पास है, बट फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी टैली का कोर्स जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो टैली का कोर्स सारी कंपनियां डिमांड कर रही हैं, आप पढ़े लिखे भी हो, जो रिक्वायरमेंट चाहिए आप उसको भी फॉलो कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, आपके पास टैली का कोर्स का डिग्री भी है, ठीक है, सब कुछ है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल पा रही। इसका वजह क्या हो सकता है? इसकी वजह ये है
कि जॉब्स में कमी है ना, कि जॉब्स है ही नहीं। 10 जॉब्स है, 20 कैंडिडेट्स हैं जो कि सारे फुलफिल कर रहे हैं, तो 10 लोग तो खाली बैठेंगे ना, ठीक है? तो वैसा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वैसी बेरोज़गारी जो किसकी वजह से आ रही हो? लैक इन नंबर ऑफ जॉब्स, जहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स ही कम है, ठीक है, उसकी वजह से जो बेरोज़गारी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स व्हाट? कि वो पढ़ा-लिखा भी है, जो मार्केट चाह रही है उसके पास वो भी है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही बिकॉज़ क्योंकि जॉब्स है ही नहीं मार्केट में, है ना? तो वैसी अनएम्प्लॉयमेंट जो जॉब्स की वजह से हो, जो लेस नंबर ऑफ जॉब्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? दोनों में ध्यान दीजिएगा, ओपन और एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है? दोनों में काफ़ी ज़्यादा एक मार्जिनल सा डिफरेंस है। काफ़ी लोग एजुकेशनल को वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट समझ लेते हैं और एजुकेशनल को ओपन को जो है एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट समझ लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी पर्सन पढ़ा लिखा भी है और जो मार्केट जिस तरह की स्किल्स ढूंढ रही है वो भी है, फिर भी वो बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि लेस नंबर ऑफ जॉब्स है मार्केट में। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं जहां पे आप पढ़े लिखे हो लेकिन जो मार्केट स्किल्स जिस तरह की ढूंढ रही है, ठीक है, वो आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रहा, उसको क्या बोलते हैं? एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? मतलब आप पढ़े लिखे हो, जॉब्स भी खाली हैं, लेकिन जिस तरह की जॉब्स के लिए जो आप कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जो कंपनी को चाहिए, जैसे मान लो कि लिनक्स का अभी क्रेज चला हुआ है, ठीक है? कंपनी को चाहिए लिनक्स, ठीक है? कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर को चाहिए बीटेक चाहिए, लिनक्स का कोर्स किए हुए चाहिए, ठीक है? आप बीटेक होल्डर हो, इट मीन्स व्हाट? आप एजुकेटेड हो, लेकिन आपके पास लिनक्स की डिग्री ही नहीं है ना? लिनक्स आपको आता ही नहीं है, तो क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लिनक्स नहीं आता, है ना? तो ये वैसी बेरोजगारी है जहाँ पे आप एजुकेटेड तो हो, लेकिन मार्केट को जिस तरह की नॉलेज चाहिए, मार्केट को जिस तरह की स्किल्स चाहिए, वो आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो। तो उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। उम्मीद है कि दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, ओपन और एजुकेशनल का। अच्छा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, घर्षण बेरोजगारी, ठीक है। अच्छा, आप समझेंगे कि सर फ्रिक्शनल तो फिजिक्स में आता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? तो मैं सिंपल सा एक लाइन पढ़ देता हूँ जो कि स्क्रीन पे है, ठीक है? फिर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि होती क्या है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट फेस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक जगह से अगर कोई दूसरे जगह जा रहा है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को बेरोजगारी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? घर्षण बेरोजगारी। अब शायद ये लाइन जो है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि सौरभ नाम का लड़का है कोई, ठीक है? वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, ठीक है? और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, वो उसका ट्रांसफर जो है गवर्नमेंट जॉब्स में है वो, और उसका ट्रांसफर मुंबई हो गया है, ठीक है? सौरभ है, उसकी गर्लफ्रेंड का ट्रांसफर जो है मुंबई हो गया, तो अब वो मुंबई जॉब कर रही है, ठीक है? दोनों काफ़ी प्यार करते हैं आपस में, है ना? तो क्या होता है कि लड़का तो भाई सस्ते दिल का होता है, पिघल जाता है। तो लड़का क्या बोलता है कि ठीक है, जहाँ तुम काम करोगे मैं भी वहीं काम करूँगा, है ना? तो आप बताओ कि लड़की कहाँ है? मुंबई में, ठीक है? तो लड़का क्या करेगा यहाँ से जब जॉब छोड़ के जाएगा, है ना? जॉब छोड़ के जाएगा, कहाँ जाएगा? मुंबई। तो आप मेरे को बताओ मुंबई जाते ही उसे 2 दिन के अंदर जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, है ना? थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीने लगे, है ना? इट मीन्स व्हाट? ये भी तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, भले ही 1 महीने के लिए हुआ, ठीक है? तो वैसी बेरोज़गारी जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद हुई हो, या वैसी बेरोज़गारी जो एक जगह से दूसरे जगह जाने की वजह से हुई हो, उसने हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स लड़की वहाँ पे गई, लड़का यहाँ से जॉब छोड़ के वहाँ पे गया, 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहा। भले ही 2 दिन तक रहे, 10 दिन तक रहे, 1 महीने तक रहे, रहा तो अनएम्प्लॉयड, ठीक है? तो वैसी बेरोज़गारी जो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो और किसकी वजह से हो? माइग्रेशन की वजह से, उसने हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अब बात करते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी, है ना? ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? ठीक है, वैसी बेरोजगारी जो खुद से ही लिया गया हो, मतलब खुद ही चाहता है कि बेरोजगार रहूं। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चाहे कि मैं बेरोजगार ही रहूं, है ना? होता है ऐसा, अभी एग्जांपल बता रहा हूं मैं, है ना? तो आप बताओ कि आज ना आपके पास पीएचडी की डिग्री है, ठीक है, और आपको 5,000 की जॉब ऑफर कर रहे हैं, आप करोगे? नहीं करोगे, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट तो आपको मिल रही है, लेकिन जिस लेवल की आपको चाहिए नहीं मिल रही है ना? तो एम्प्लॉयमेंट आपको मिली है, लेकिन आपको चाहिए कि शायद और बेहतर मिले, है ना? आप उससे बेहतर की तलाश कर रहे हो, है ना? आपको चाहिए कि हर महीने मेरे को 40,000 रुपए की सैलरी मिले और आपको मिल रही है 12,000 की, तो आप इस वजह से भी हो सकता है नहीं कर रहे हो, है ना? तो वैसी बेरोजगारी जो ऐच्छिक, है ना?
मतलब आप सोच रहे हो कि नहीं जब भी लूँगा तो मैं एक अच्छी नौकरी लूँगा, है ना? तो इसके बीच का जो गैप है, ठीक है? जब तक आपको मिल नहीं रही तब तक क्या हो आप अनएम्प्लॉयड हो, है ना? तो जितना जो ड्यूरेशन हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का आपका वो क्या हो गया वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स आपको जॉब तो मिल रही थी, एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही थी, लेकिन आपने अपनी इच्छा से उस जॉब को ना करते हुए बेहतर जॉब की तलाश में आपने उसे छोड़ा है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोज़गारी। अच्छा, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है? औद्योगिक बेरोज़गारी। अब बोलोगे सर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो मैं भी बताता हूँ कि जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कोई कंपनी है, ठीक है? वैसी कंपनी है जो कि किसी की पैकिंग वगैरह का जो है काम करती है ना? जैसे मान लो कि मैगी है, ठीक है? वो पैकिंग का काम करती है, ठीक है? या फिर मान लो आप पेन वगैरह की पैकिंग का काम करती है, ठीक है? आपने अलग-अलग वर्कर रख रखे हैं आपने एक ऐसा वर्कर जैसे मान लो कि एक कलम बनाने की एक फैक्ट्री है आपकी, है ना? कलम बनाने की एक इंडस्ट्री है, तो आप ना 10 तरह के लेबर रख रखे हो। कैसे-कैसे लेबर है मैं बताता हूँ। पहला स्टेज क्या हुआ कि पेन के सारे पार्ट्स अलग-अलग करना, है ना? दूसरा आपने वर्कर रख रखा है कि पेन के अंदर से लीड्स वगैरह को जो रिफिल होती है उसके अंदर लगाना। तीसरा जो आपने वर्कर रख रखा है, ठीक है? आपने रख रखा है सब कुछ कंप्लीट एक पैकेट में डालना, है ना? चौथा आपने वर्कर रख रखा है कंप्लीट उसको असेंबल करके मार्केट में उतारना, ठीक है? तो आपने 3-4 वर्कर इस तरह से रख रखे हैं और भी इसमें कई सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जिसकी वजह से आपने रख रखे होंगे तो ठीक है? तो ये इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। अब आपने क्या करा कि एक मशीन ले आए आप, ठीक है? जो इन सारे काम को अकेला ही करता है। मतलब ये 3 लेबर जो कर रहे थे काम, वो अकेला वो मशीन कर रहा है ना? जब वो मशीन तीनों का काम कर दे रहा है, तो क्या आपको उन तीनों लेबर की ज़रूरत है? नहीं। आप क्या करोगे उसको? फायर करोगे। कंपनी क्या करेगी? रखेगी? नहीं रखेगी, बाहर निकालेगी। तो क्या हुआ इसमें? मतलब वैसी बेरोज़गारी जो कि किसी नए टेक्नोलॉज़ी, लेटेस्ट इनोवेशन की वज़ह से, ठीक है? वैसी टेक्नोलॉज़ी जो मार्केट में आती है, वैसी टेक्नोलॉज़ी जो इंडस्ट्रीज़ में आती है, जिसकी वज़ह से इंडस्ट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसको क्या हम बोलते हैं? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक नई टेक्नोलॉज़ी के आने से 3 लोग बेरोज़गार हो गए, ठीक है? तो उसने हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर औद्योगिक बेरोज़गारी। अच्छा, सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। अब मौसमी बेरोज़गारी, ठीक है? आप बोलोगे सर ऐसा कौन-सा बेरोज़गारी है जो कि मौसम के अनुसार होता है कि चलो अभी गर्मी चल रहा है तो गर्मी का बेरोज़गारी अलग है, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि हाँ, होती है। अब जैसे मान लो कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, है ना? उनके साथ क्या होता है कि वो 2 ही बार एम्प्लॉयड होते हैं। पहला जब सीड्स वगैरह को सो करते हैं, सीड्स वगैरह बीज वगैरह बोते हैं तब एम्प्लॉयड होते हैं और दूसरा हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो बाकी का इनके बीच का जो ड्यूरेशन हुआ वो क्या कर रहे हैं, कुछ अलग-अलग काम करते हैं। तो क्या हुआ व्हाट इट मीन्स कि इट मीन्स वो उस टाइम के लिए बेरोज़गार है ना? क्योंकि उन्हें काम कब मिलता है? या तो जब बीज वगैरह बोना हो तब या फिर हार्वेस्टिंग करनी है तो। लेकिन उसके बीच का पार्ट क्या हो गया? बेरोज़गारी तो है। उस तरह से शुगरकेन का भी एग्ज़ाम्पल है जो वर्कर है, हमेशा तो शुगरकेन होता नहीं है। तो कुछ पर्टिकुलर सीज़नल होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, है ना? मतलब ढांचागत अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप बोलोगे सर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाता है क्या कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से काम करना है? नहीं। अगर आप स्क्रीन पे लाइन देखोगे तो लिखा होगा एज़ ओल्ड इंडस्ट्रीज हैव डिक्लाइंड न्यू इंडस्ट्रीज हैव इमर्ज्ड, ठीक है? सच एज़ हायर टेक मैन्युफैक्चर, आईटी कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हाउएवर दीज़ आर डिफरेंट स्किल व्हिच कॉज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं फिर से जैसा बताता हूँ हमेशा कि फिर से मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि मान लो जो पुरानी कंपनी थी, ठीक है? जो पुरानी कंपनी थी, वो पुराने अगर पुरानी कंपनी है तो क्या होगा? पुराने जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रही होगी, है ना? पुराने टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही होगी, ठीक है? अब क्या होता है कि अब नई-नई कंपनियाँ आ रही हैं, वो नए-नए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है ना? तो उन्हें क्या चाहिए होगी? उस तरह के वर्कर्स जो उस नए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हों, है ना? तो क्या होता है, अब पुरानी कंपनी ही इमर्ज हो रही है नए टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि जो लोग पुराने मशीन्स को चला रहे थे, ठीक है? जो लोग पुराने मशीन्स को चला रहे थे, ठीक है? वो क्या करेंगे, अब वो जो सेम कंपनी है, वो अब जो नए-नए इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? वो नए-नए टेक्नोलॉजीज़ को ला रहे हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? उस तरह के वर्कर चाहिए जो नए टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। लेकिन जो पुराने इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं, उनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी है? नहीं है। ठीक है, तो क्या वो नई इंडस्ट्रीज में काम कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, तो बीच में क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट का
वजह क्या है? ठीक है, अनएम्प्लॉयड का वजह है कि पुराने स्ट्रक्चर को छोड़ के, जो पुराने तरीके थे काम करने के, उसे छोड़ के टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कोई हम नए तरीकों को ढूँढते हैं, ठीक है? पुराने तरीकों को छोड़ के अगर हम कोई नए तरीकों को ढूँढते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे और एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा लेके चलता हूँ मैं आपके लिए, कि पहले ना जो दिए जलते थे, ठीक है? जो दिए का जो बिज़नेस होता था, ठीक है? वो क्या होता था कि मिट्टी वाला होता था। अब मान लो कि चाइनीज़ क्रॉकरी आ गई, ठीक है? चाइनीज़ क्रॉकरी आ गई, है ना? तो जो लोग दिए बनाते थे, ठीक है? वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना भाई, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों? क्योंकि उसका बिज़नेस ही नहीं रहा। अब क्या आ गया है? चाइनीज़ क्रॉकरी का, ठीक है? तो वैसी बेरोज़गारी जो कि स्ट्रक्चरल हो, है ना? डायरेक्ट कुछ चेंज हो जाए, है ना? टेक्नोलॉजी जब चेंज हो जाए, ठीक है? उसकी वजह से जो बेरोज़गारी आती है, मतलब स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला ही चेंज हो जाए बिज़नेस करने का, है ना? कुछ नया सामान ही आ जाए, उसमें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? तो उम्मीद है कि अभी तक के समरी में बिल्कुल आप समझोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है? एक कंट्रीज़ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? एक इकोनॉमी पे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करती है, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से एक कर्स है किसी भी कंट्री के लिए, वो आपने अभी तक समझा है। हाँ, तो मेरे को नहीं लगता कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट से अगर किसी भी तरह का अगर सवाल पूछा जाए, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। अगर फिर भी किसी को लगता है कि हाँ, किसी तरह का कोई डाउट है, तो वीडियो एंड होने के बाद प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ कमेंट करें, है ना? और बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? आपसे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आज के लिए थैंक यू। बाय-बाय। Enhancing education, one of SAP's top social priorities worldwide.